Selection Team, your success partner. आपका स्वागत करती हूँ आप के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसको प्यार से तो आप एसएसटी पॉइंट बोलते हैं, सुपर सिलेक्शन टीम योर सक्सेस पार्टनर। तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और आज हम जो करने जा रहे हैं, एक बार कि हम इस साल हमारे एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करेंगे, किन टॉपिक्स का कितना वेटेज है, मैम यहाँ पे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आखिर में इस यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते। देखो, जैसा कि हमें पता होता है सिलेबस डिस्कशन करना क्यों जरूरी होता है। कई बार लगता है कि मैम इसमें तो आपने 10 घंटे क्लास पढ़ा दी, मैम यहाँ पे तो आपने सिर्फ 2 ही घंटे क्लास पढ़ाई, मैम यहाँ पे तो आपने सिर्फ 20 मिनट की क्लास ली। ये हर टॉपिक का अपना एक क्राइटेरिया होता है, हर टॉपिक की अपनी एक अप्रोच होती है कि उसको कहाँ तक क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ पर से किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। कहीं ना कहीं इन टॉपिक से जुड़े हुए हम सारा अध्ययन करते हैं कि भाई ग्रेड 1 में यहाँ का वेटेज इस तरीके से होता है, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं की समरी हम आपके पास में लेके आते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस सिलेबस से अच्छे खासे जानते होंगे कि हाँ मैम ये है, इसको भी हम जानते हैं, इसको भी हम जानते हैं। पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया है कि आखिर में है क्या। और जो कि मैं बताती हूँ कि ग्रेड सेकंड एसएसटी का सबसे सरल विषय कौन सा है, मेरा सब्जेक्ट जिसका नाम क्या है, इकोनॉमिक्स है। तो हल्की सी चर्चा करेंगे और पूरी मैं रचना बताऊंगी कि यहाँ से अपन इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके सामने हमारे पेपर 1 की। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि पिछली बार तक जब तक हमारा सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, उससे पहले की बात करूं तो वहां पर हमारे यहाँ पेपर 1 में इकोनॉमी का बॉक्स अलग से कभी भी दिया हुआ नहीं होता है। हमेशा हम बीच बीच में से उठाते थे कि यहाँ से एक टॉपिक उठा लिया, यहाँ से एक टॉपिक उठा लिया, और बेसिकली वो जो बेसिक टॉपिक्स है, राजस्थान के उद्योग हो गए या भारत के उद्योग हो गए, वहां से हम इसको पढ़ लेते हैं। परंतु जो अभी लास्ट अपना सिलेबस चेंज हुआ है उसमें पर्टिकुलर एक बॉक्स बना हुआ आया है फर्स्ट पेपर में, यानी इकोनॉमी का भी अपना वेटेज है और बाकायदा यहाँ से क्या है, क्वेश्चन भी आए। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में लास्ट वाले लास्ट सेकंड थर्ड लास्ट में आपको देखने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमी वाला ब्लॉक देखने को मिलेगा, जिसमें ध्यान रखना भारत में कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास। देखो कितना प्यारा टॉपिक दिया इसने, लिखने में तो एक छोटी सी लाइन लिख दी, पर सच में क्या ये इतनी ही छोटी है क्या सिलेबस में? नहीं। और मैं फिर यहाँ पे देखो, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक के ऊपर मैं साथ के साथ में मोस्ट लिखती हुई भी चल रही हूँ कि डेफिनेट है, चाहे से आप एसएसटी से एग्जाम दे रहे हो, हिंदी से एग्जाम दे रहे हो या संस्कृत से दे रहे हो, अगर पेपर 1 में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेट है। एक और मैं यहाँ पे चीज आपको बताऊंगी कि हम यहाँ पे मानते हैं अच्छा उद्योग आ गया, कृषि आ गया, कृषि का मतलब यार वो कृषि नहीं जो लोगों ने पढ़ाई है, नहीं 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 नहीं, वो कृषि आपके सिलेबस में जहाँ पे भूगोल वाला पोर्शन है वहां पे दे रखी है कि जो हमारा ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, कैसी जलवायु में पैदा है, कहाँ पर कितना हो रहा है, वो है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को पढ़ेंगे। आपने ग्रेड 3 को भी देखा होगा। देखो अपन यहाँ पे अगर बात करें ना सिलेबस की, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, इसको हमने 3 भागों में बांटा है। कई बार मेरा डिस्कस भी हुआ है, यूट्यूब पे भी हुआ है, एप्लीकेशन पे भी अपन जब क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगी कि किन भागों में बांटा है, तो हमने इनको 3 भागों में बांटा है। पहला क्षेत्र कौन सा है हमारा? प्राथमिक क्षेत्र है। अरे है या नहीं है, हाँ या ना का जवाब देते चले। प्राथमिक क्षेत्र है। और दूसरा क्षेत्र कौन सा है? द्वितीय क्षेत्र है। और तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तृतीय क्षेत्र है। कौन सा है? तृतीय क्षेत्र। अब मैं आपको बता देती हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पे हम किस चीज को पढ़ते हैं? कृषि व उससे संबंधित क्रियाओं को, कृषि व उससे संबंधित क्रियाओं को पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे उद्योगों को और विनिर्माण को, उद्योग व विनिर्माण को। और यहाँ पर जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे? तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को पढ़ते हैं। ये दोनों वस्तु क्षेत्र से संबंधित होते हैं जहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और ये किससे संबंधित है? सेवा से। यहाँ पे हमारा आ जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन आदि से संबंधित टॉपिक्स आ जाएंगे।
अब आपने ग्रेड थर्ड का सिलेबस देखा होगा। देखो, एक चीज मेरी समझना, आप ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हो या ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। बात समझ पा रहे हैं मेरी? ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। आपने देखा होगा वहां पे तो इस टॉपिक का नाम दे दिया अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक करके दे दिया। ठीक है, क्षेत्रक में भी आप यही चीज पढ़ोगे। और यदि मैं बात करूं ग्रेड सेकंड के सिलेबस की, तो वहां पर इसने क्या दे दिया, अलग अलग लिख दिया, कृषि उद्योग व सेवा क्षेत्र का वृद्धि और विकास। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का यानी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का जीबीए में कितना % योगदान है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसने जो ग्रोथ करी है वो कितनी ग्रोथ करी है, डी ग्रोथ करी है, ऊपर बढ़ रहा है, घट रहा है। इसके अलावा जैसे इनके जो उपखंड होते हैं, इन क्षेत्रों के उप क्षेत्र होते हैं, हम उनके योगदान पे भी पढ़ते हैं। जैसे मैं अगर कृषि की बात करूं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी में मत्स्य क्षेत्र का कितना योगदान है, या वन क्षेत्र का कितना, जो भी हमारा डिवाइडेशन होता है, पशुपालन फसल क्षेत्र का कितना योगदान है। इस तरीके से हम कुछ बेसिकली डेटाबेस पे डाटाज है इसके अंदर। और मैं आपको बता दूं, जो भी मैंने आपको इस क्षेत्र के बारे में यूट्यूब पे पढ़ाया है, वो सारे वर्तमान में क्या हो चुके हैं, बदल चुके हैं। यानी वापस से हम इनकी बेसिक नॉलेज लेते हुए, क्योंकि कभी यहाँ पे अगर प्रश्न आएगा तो आपके तथ्य कथन कारण वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र में विकास हुआ, और फिर नीचे उसका कारण दे रखा होगा कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पर हमें ये जो क्वेश्चन है आंकड़ों के आधारित और साथ में व्याख्या की नॉलेज रखता हुआ है। हमारा ये जो टॉपिक है ऑलमोस्ट हम आर्थिक समीक्षा में से पढ़ते हैं। किसमें से पढ़ते हैं हम इस टॉपिक को, आर्थिक समीक्षा। और हमारे पास में नई समीक्षा आ चुकी है, तो जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता देती हूँ कि ये टॉपिक तो हमारा क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। जो हमने पुराना पढ़ा था सारे डेटा नए आ चुके हैं हमारे पास में। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई? आ गई तो एक बार थम का निशान कर दो, मैं देख लेती हूँ कि आपके बात समझ में नहीं आई, आई या नहीं आई। अब यहाँ के बाद में जो दूसरा हमारा टॉपिक है, पेपर वन की बात कर रही हूँ, ध्यान रखना बच्चों, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, पेपर वन की। पेपर वन में जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, भारत का विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार, उसके अंदर क्या है, रुझान, संरचना व दिशा। मैडम यहाँ पे विदेशी व्यापार से अभिप्राय क्या है? देखो, जब विदेशी व्यापार को हम सब्जेक्ट के अंदर यानी पेपर 2 में पढ़ते हैं ना, तो हम विदेशी व्यापार के सिद्धांत पढ़ते हैं कि रिकार्डो का क्या सिद्धांत था, एडम स्मिथ का क्या था, या अवसर लागत का सिद्धांत क्या था। इस तरह के बहुत से सिद्धांत है, उनको पढ़ते हैं। पर जब ये जीके में आ जाता है यानी जनरल नॉलेज के पार्ट में आ जाता है, पर्टिकुलर लिख दिया, भारत शब्द लिख दिया, आप नोटिस करना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे विदेशी व्यापार नहीं दे रखा, ना ही सिद्धांत दे रखा है। यहाँ क्या दे रखा है, भारत का विदेशी व्यापार का रुझान। यानी वर्तमान में भारत का जो विदेशी व्यापार है वो पिछले कई सालों की तुलना में उसके रुझान कहाँ हो रहे हैं, किस क्षेत्र में व्यापार बढ़ रहा है, किस क्षेत्र में व्यापार घट रहा है, हमें कहाँ से कितने रुपए का बेनिफिट हो रहा है, हमें कहाँ पे नुकसान हो रहा है, किस देश के साथ में। देखो, रुझान, संरचना, दिशा, भुगतान असंतुलन कितना है, व्यापार असंतुलन कितना है, अगर पक्ष में है तो कब कब पक्ष में रहा है व्यापार, विदेशी व्यापार भारत का। इसके अलावा एक चीज और, किस देश के साथ में हमारे व्यापारिक संबंधों की बात कर रही हूँ मैं, कि किस क्षेत्र के साथ में हमारे कैसे व्यापारिक संबंध है, इस देश के साथ में हमें बेनिफिट्स हो रहा है, इस क्षेत्र के साथ में हम आयात ज्यादा कर रहे हैं। बेसिकली इस तरह के यहाँ से प्रश्न आते हैं, और डेफिनेट यहाँ से भी हमारा एक प्रश्न बनता ही बनता है, नोट कर लो, डेफिनेट बनता है यहाँ से भी। तो ये जो दोनों ही टॉपिक्स है, यहाँ पर हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं पेपर वन में। क्या मेरी ये बात भी समझ में आ गई? फिर से मैं बता देती हूँ, विदेशी व्यापार के रुझान का मतलब क्या होगा, संरचना का मतलब भारत की संरचना पूछ रहा है, सिद्धांत नहीं पूछ रहा है आपसे। कहीं ना कहीं ये भी हमें आर्थिक समीक्षा जो हमारी है, उस आर्थिक समीक्षा में से करंट आंकड़ों को लेते हुए अध्ययन करना पड़ेगा, पुराने विदेशी व्यापार का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। और फाइनली जो डेटा होगा, अच्छा यहीं पे हमारे वो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, किस देश में एफडीआई से संबंधित सबसे ज्यादा एफडीआई हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस राज्य में हो रहा है, उस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ जाते हैं थोड़े से। तो ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जब कंपटीशन एग्जाम में है ना, तो बच्चा एक एक क्वेश्चन की मारा मारी होती है, पॉइंट्स में हम रहते हैं। ये दोनों ही टॉपिक्स जो हमारे हैं आंकड़ों पर आधारित है, आंकड़ों के साथ में इसमें वैल्यू रखेगी व्याख्या की। ठीक है, इसके अलावा पेपर 1 में मैं कुछ टॉपिक्स आपको और पढ़ाती हूँ, जो मैं सिर्फ बेसिक चीजों के लिए पढ़ाती हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ाते हुए एक बताऊंगी, आपको नाबार्ड के बारे में बताऊंगी। ये नाबार्ड वो जगह है जो चलता फिरता क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ऐसे बोलता है कि अच्छा पेपर बन रहा है तो चलो मैं भी आ जाता हूँ। नाबार्ड, क्योंकि हमारे यहाँ पे पुनः वित्त किसानों को देने के लिए सबसे बड़ी देश में काम कर रही है संस्था है, तो नाबार्ड से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। नाबार्ड की स्थापना को लेके, मुख्यालय को लेके जो बेसिक चीजें हैं वो है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है वित्त आयोग से, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि वित्त आयोग जो है ये हमारे यहाँ पे करंट इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। करंट इकोनॉमी का मतलब कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष वगैरह से कई बार बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे फर्स्ट पेपर में हल्का सा नीति आयोग को भी पढ़ेंगे। नीति आयोग को क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि वही हमारा करंट बेस पे है, नीति आयोग वापस से, क्योंकि पता नहीं नीति आयोग के अंदर कोई अध्यक्ष या जो भी सीईओ पद होते हैं उनके ऊपर कोई फेरबदल हुआ होता है, तो करंट से जुड़ा हुआ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन बहुत फेमस था अभी कुछ दिनों पहले तक कि कौन से सन तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है, किसानों की आय वाला। तो इस तरीके से यहाँ से चलते फिरते कई क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज के बारे में, उद्योग जो है वो पढ़ाऊंगी। उद्योग हो सकता है तोंगड़ जी सर पढ़ाएं या हो सकता है मैं पढ़ाऊं, दोनों ही पढ़ाएंगे। और उद्योग वो क्षेत्र है जहां से भैया पक्कम पक्का क्वेश्चन है, और एसएसटी वाले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन आता है, चाहे राजस्थान के उद्योग हो या भारत के हो सकता है ये मैं पढ़ाऊं या हो सकता है आपके तोंगड़ जी सर है जो ज्योग्राफी वाले सर है वो पढ़ाए, क्योंकि जिसका सिलेबस जो जल्दी खींच लेगा, जो जल्दी जिसका कवर होगा वो ही इसको ले लेगा। इतना कोई वो प्रॉब्लम वाले टॉपिक्स नहीं है, ये बहुत इजी से एक टॉपिक है। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पर एक मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी, पर्यटन। पर्यटन से भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो वहां से पर्यटन को देखो हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो हो गया हमारे पर्यटन स्थल हो गए, ठीक है, जैसे कोई नारगढ़ हो गया, जयगढ़ हो गया, इनके सबके बारे में जानकारी हो गई। और एक हो गया हमारा पर्यटन का आर्थिक दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण हो गया? आर्थिक दृष्टिकोण हो गया। आर्थिक दृष्टिकोण से अभिप्राय, भाई सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, कितने पैसों का फायदा हुआ, या आरटीडीसी के बारे में क्वेश्चन आ गया। तो ये जो आर्थिक रूप से जो चल रहा है कि हमारे यहाँ पे पर्यटन की कोई नीति है, उसके ऊपर चर्चा हो गई। कोई हो सकता है हमारे पढ़ते पढ़ते कोई पर्यटन संबंधी कोई नई नीति की घोषणा हो गई, तो वापस यहाँ से करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टॉपिक भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। और एक वो टॉपिक जहां से डेफिनेट क्वेश्चन आता है, और वो कौन सा टॉपिक है? हमारी राजस्थान की हस्तकलाएं। डेफिनेट यार, एक क्वेश्चन है यहाँ से भी, है ना? तो ये क्वेश्चन भी हमारे क्या होता है, आता ही आता है। तो इस तरीके से फर्स्ट पेपर के ये टॉपिक्स तो मैं डेफिनेट पढ़ाऊंगी। उसके अलावा कुछ और मुझे और नजर, हाँ एक टॉपिक और आपके छूट गया, सॉरी वो लिखना भूल गई थी मैं। एक आप जब वो ब्लॉक देखेंगे ना हमारा सिलेबस का, तो उसके अंदर जो पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन है वहां पे आप देखना वैश्वीकरण करके एक टॉपिक दिया हुआ है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब विदेशी व्यापार हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण को भी पढ़ते हैं। और आपको याद होगा थर्ड ग्रेड के अंदर, ग्रेड थर्ड में आपने इसको पढ़ा था आर्थिक सुधारों के अंदर, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये वही वैश्वीकरण है। और इस वैश्वीकरण को भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगी, जो एफडीआई वाली बात मैंने बताई थी वो यहाँ से मैं बताऊंगी आपको। तो कहीं ना कहीं इन सबको पढ़ते हुए हम ये मानते कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते। कई बार यहाँ से जो हमारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको पढ़ने के बाद कई बार यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन भी आए हुए हैं।
नहीं पता होता है कितना क्वेश्चन आएगा, पर हम तैयारी पूरी करते हैं, पता नहीं किस टॉपिक पे कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। क्या मेरी यहाँ पे पेपर फर्स्ट को लेके जो भी बात करी वो समझ में आ गई क्या? अगर आ गई तो एक बार थंब का निशान कर दो, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दो, मैं आपका क्वेश्चन पढ़ के आपको जवाब दे दूंगी। अब अपन डिस्कस करते हैं पेपर 2 पर। पेपर 2 बेसिकली किसकी बात हो रही है? एसएसटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पेपर 2 एसएसटी। आपने अब की बार देखा होगा कि एसएसटी में इकोनॉमिक्स बड़ी छा रही है। अरे छा रही है, नहीं छा रही? छा रही है। ग्रेड थर्ड की भी मैं बात करूं तो लगभग 18 से 19 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आए थे। 60 में से लगभग 18 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आए थे। और अभी की भी मैं बात करूं तो अभी भी हमारे यहाँ पर जो पूरा सिलेबस है उसमें 18 से 20 क्वेश्चन, यानी जो 8 सब्जेक्ट्स बोल दूं या 7 सब्जेक्ट एक शिक्षण विधि बोल दूं, तो टोटल 8 चीजें हैं, 7 सब्जेक्ट प्लस एक शिक्षण विधि, या टोटल 8 ब्लॉक्स में सिलेबस को बांटा हुआ है, जिसमें इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और शिक्षण विधियां, ये करके पेपर सेकंड को 8 भागों में बांटा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि हम इस जो एसएसटी का सिलेबस है, देखो अब मैं बात करूंगी, इतनी देर तो पेपर 1 की बात कर रही थी, अब मैं करती हूँ कि मैम एसएसटी से हमें क्या फायदा है। तो ध्यान रखना, अगर मैं पेपर 1 और पेपर 2 को डिवाइड करती हूँ, सेकंड को डिवाइड करती हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि पेपर सेकंड में आपके पास 8 विषय है। कौन कौन से? राजनीति विज्ञान, ठीक है, नंबर 2 भूगोल, नंबर 3 इतिहास, नंबर 4 अर्थशास्त्र। बताओ कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? अर्थशास्त्र। नंबर 5 दर्शन शास्त्र, नंबर 6 पब्लिकेट यानी लोक प्रशासन, कौन सा रह गया अब? नंबर 7 समाज शास्त्र, और नंबर 8 शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां। अब आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पे हमारे 150 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का पेपर है? 150 नंबर का पेपर है। अब 150 नंबर के पेपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर हर एक ब्लॉक में लगभग 18 से या 17 से 20 क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ पर। मैडम किसके 20 आएंगे? नहीं पता। मैम किसके 17 आएंगे? नहीं पता। किधर से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ की अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, पेपर 1 जो मिलके बना है वो किससे मिलके बना है? हमारे भूगोल से मिलके बना है। नंबर 2 पॉलिटिकल से मिलके बना है, वही राजनीति विज्ञान से मिलके बना है। नंबर 3 राजस्थान का कल्चर व हमारा राजस्थान का इतिहास। नंबर 4 अर्थव्यवस्था। नंबर 5 करंट वाला जो पोर्शन है वो। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अरे भैया आप ये भूगोल पढ़ रहे हो तो ये भूगोल साथ के साथ तैयार हो रहा है, कुछ एक ही टॉपिक अलग अलग है, बाकी अगर आप ये भूगोल पढ़ते हो तो आपका ये भूगोल साथ के साथ में क्या होता है? कवर होता है। यदि आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हो तो कुछ टॉपिक ही अलग है, बाकी अगर जब आप सेकंड पेपर में आप इतना सारा पढ़ते हो, वहां पे एक छोटा सा टुकड़ा हमारा फर्स्ट पेपर में आ जाता है। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में अलग अलग कर दिया। एक इकोनॉमिक्स से भैया इस बार क्या है, इनको अच्छा लग रहा है कि मैडम मेहनत ज्यादा करेगी, तो यहाँ पे जरूर थोड़ा अलग है। और ये राजस्थान का कल्चर इतिहास, यार कितनी बार पढ़ोगे? वही है। पर्यटन वो का वही है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये तो हमारा वो है जो हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एसएसटी वालों को ये बेनिफिट है कि जब वो पेपर 2 की तैयारी करता है तो पेपर 1 का बहुत बड़ा पोर्शन अपने आप कवर हो जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? और अगर आप इस सिलेबस को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ग्रेड
थर्ड का भी सिलेबस कवर होता है। अरे भूगोल वो ही तो रहेगी, संविधान कुछ नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, इकोनॉमी थोड़ी ऊपर नीचे होती है, इतिहास वो का वो ही रहेगा, सिर्फ ये जो 3-4 नए सब्जेक्ट्स है ये हट जाएंगे। तो अगर हम ग्रेड सेकंड की भी अच्छे से तैयारी करते हैं तो ग्रेड थर्ड भी हमारे साथ के साथ तैयार होती है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं मैम हम किसकी तैयारी करें, हम खुल के नहीं बोलते क्योंकि सिर्फ हम दिशा दे सकते हैं कि आपको ये देखो। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में ग्रेड सेकंड ही क्यों, क्योंकि ग्रेड सेकंड कहीं ना कहीं आपको ग्रेड थर्ड में भी बेनिफिट दे रही है। और आपने अभी जो एग्जाम हुए थे उसमें आपने ये चीज देखी भी होगी कि उन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं जिन्होंने ग्रेड टू की तैयारी करी है। और ये बात मैंने नहीं, मुझे आप लोगों ने बताई है कि मैम जिन्होंने ग्रेड थर्ड की कंटिन्यू तैयारी करी है उनके कंपेयर में मार्क्स उन स्टूडेंट्स के ज्यादा आ रहा है जिन्होंने ग्रेड सेकंड की तैयारी करी थी। तो देख लो क्या है। तो ये हमारा ऑल ओवर सिलेबस है। अब मैं बात करती हूँ मेरे इकोनॉमिक सब्जेक्ट की। चलो भाई, सबसे प्यारा इजी सा छोटा सा सिलेबस है मेरा, जिसमें शुरू से लेके लास्ट तक हमारी एप्लीकेशन पे मुलाकातें रहेगी। एग्जाम तक मुलाकातें रहती है क्योंकि जो पढ़ाती हूँ कई बार वो बदल जाता है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय पहले हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय आय में लगभग 3 क्वेश्चन डेफिनेट आते थे कि कुछ भी हो जाए 3 क्वेश्चन आएंगे। वर्तमान की मैं बात करूं तो ये राष्ट्रीय आय जो है वो मुझे पढ़ाने में लगभग 10 घंटे लगते हैं, यानी 10 क्लासें लगती हैं राष्ट्रीय आय को अच्छे से समझाने में। पर पक्कम पक्का मुझे पूरा विश्वास है कि ये 10 घंटे पढ़ने के बाद में आपका जो भी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे वो पक्का है, डेफिनेट पक्के हैं। यहीं पर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा कि ये टॉपिक ग्रेड थर्ड में भी आया था, 2-3 क्वेश्चन लेके आया था। और गलती जो की थी उसमें गलती आप भी की थी क्योंकि मैंने दोनों ही बातें आपको बताई थी। तो देखो राष्ट्रीय आय हमारे लिए बहुत है। यहाँ पर हम देखते हैं जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं, मार्केट प्राइस किसे कहते हैं। हालांकि इसके ऊपर तो मेरी यूट्यूब पे 2 क्लासेस भी रखी हुई है, क्योंकि हमारा यूट्यूब पे मैंने इसको पूरा निःशुल्क आपको पढ़ाया था, तो वहां पर से भी। पर अब हम इसको प्रॉपर पढ़ेंगे। अब मेरे पढ़ाने का तरीका एप्लीकेशन पे क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैम आप किस तरीके से एप्लीकेशन पे पढ़ाओगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, सेम जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं मैं सेम वैसे ही पढ़ाऊंगी। पहले बोर्ड पे समझाऊंगी, देन आपको बोलूंगी हाँ आप इसको उतार लीजिए, या फिर मैं मुंह से बोल बोल के जैसे हम लिखवाते हैं नोट्स बकायदा क्लास में बनाते हैं, मेरी क्लास में मैं नोट्स आपको क्लास के अंदर ही लिखवाऊंगी। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यानी हमें नोट्स क्या करने हैं, लिखने हैं, पक्का लिखने हैं। ये नहीं करना है कि मैडम पीडीएफ डालोगे क्या, मैं पीडीएफ भी डाल दूंगी, पर जब तक आप इकोनॉमिक्स को अपने हाथों से नहीं लिखोगे वो याद भी नहीं होगी और समझ में भी नहीं आएगी। और फिर मत कहना कि मैम समझ में नहीं आया। तो हम साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलते हैं। सेकंड है हमारा क्या, उपभोग फलन। देखो यहां से भी डेफिनेट क्वेश्चन आएगा हमारे एग्जाम में। और उपभोग फलन में हम क्या चीज पढ़ेंगे कि हमारी आय क्या होती है, खर्च योग्य आय में उपभोग का हिस्सा क्या है। बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे कि आखिर में इन दोनों में कैसा संबंध है। जैसे मैं ये कहती हूँ कि भाई देखो आपकी इनकम बढ़ेगी तो उपभोग भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा मैम। जब आपके पास में पैसे के साधन बढ़ते चलते हैं तो हमारे उपभोग भी बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं उपभोग हमारी खर्च योग्य आय पे डिपेंड करता है। प्रश्न उठता है मैडम खर्च योग्य आय किसे कहते हैं, वो सब मैं राष्ट्रीय आय और उपभोग फलन में आपको क्लियर करती हुई चलूंगी। उपभोग फलन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या तो जो मैंने अभी बेसिक सी बात बताई है वहां से क्वेश्चन आएगा, या क्वेश्चन आएगा इसके सिद्धांतों से कि ये सापेक्ष आय परिकल्पना, निरपेक्ष आय परिकल्पना ये किसने दी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई लाख लपेट वाला क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं मुद्रास्फीति का। ये वो यूनिट है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कुछ भी हो जाए 3 से 5 क्वेश्चन पक्का आएगा पहली यूनिट में से, कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे मुद्रास्फीति है, देखो मुद्रास्फीति का थोड़ा सा विस्तृत टॉपिक आ जाता है हमारे यहाँ पे। जब हम मुद्रास्फीति को पढ़ेंगे तो मुद्रास्फीति में हमें समझना भी पड़ता है, पर बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई टफ टॉपिक नहीं है। मुद्रास्फीति को अगर हम क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे
मुद्रास्फीति को देखते हुए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि देखो, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है, यानी हम किन स्थितियों को मुद्रास्फीति कह सकते हैं। यदि आपने मेरे द्वारा समझाई गई इन स्थितियों को समझ लिया कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं और एक मुद्रास्फीति के क्या कारण होते हैं, अगर आपने इन दोनों को समझ लिया तो आपका ये जो क्वेश्चन आएगा ये क्या है, पक्कम पक्का है। इसमें हम मुद्रास्फीति के कारण पढ़ेंगे, कारणों में जैसे लागत जन्य कारण, और डेफिनेट हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो लागत जन्य या कारक जन्य, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया भी था, वहां से प्रश्न बनता है डायरेक्ट का डायरेक्ट, कोई लाक लपेट वाला क्वेश्चन नहीं होता है। इसके बाद में कारण पढ़ने के बाद में हमारा अगला टॉपिक होता है परिणाम बोल लो या क्या प्रभाव बोल लो, ठीक है। अगर कारणों में से क्वेश्चन नहीं आता है तो अगला क्वेश्चन आता है प्रभाव में से, और उसका फेवरेट क्वेश्चन है ऋणी और ऋणदाता वाला। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि मैडम यार ये मुद्रास्फीति क्या है, मुझे तो यही नहीं पता। तो कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे तो हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। सामान्य भाषा में बात करूं तो कीमतों का तीव्र गति से बढ़ना, लगातार बढ़ना, सामान्य कीमत स्तर से अधिक हो जाना क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। यहां से एक प्रश्न आता ही आता है। इसके साथ में ही मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय होते हैं। देखो, जब भी कोई हम कारण पढ़ेंगे ना किसी भी समस्या का, तो उसको रोकने के क्या पढ़ते हैं, साथ के साथ में उपाय भी पढ़ते हैं। बात समझ पा रहे हैं मेरी? और जब हम उपाय पढ़ेंगे तो इन उपायों में हम 3 उपाय पढ़ते हैं। नंबर 1 मौद्रिक उपाय पढ़ेंगे। कौन से उपाय पढ़ेंगे? मौद्रिक उपाय पढ़ेंगे। दूसरा हम राजकोषीय उपाय पढ़ेंगे, मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय, और तीसरा हम अन्य उपाय पढ़ेंगे। ध्यान रखना, जो चीज समझा रही हूँ समझ लेना। ये जो मौद्रिक उपाय है ये किसके द्वारा अपनाए जाते हैं? आरबीआई द्वारा अपनाए जाते हैं। और ये जो राजकोषीय उपाय है ये किसके द्वारा अपनाए जाते हैं? सरकार के द्वारा अपनाए जाते हैं। अब ये जो मौद्रिक उपाय है इन्हीं के बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके द्वारा हम साख नियंत्रण और सृजन वाला जो टॉपिक है वहां पे भी हम इसी का पार्ट पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये हमारा एक टॉपिक और तैयार करेगा जिसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक हालांकि दिखने में बड़ा है पर यहाँ तक का छोटा है, और ये टॉपिक तो आप 2-2 बार पढ़ोगे क्योंकि सिलेबस में 2 बार लिखा हुआ है। तो 2 बार नहीं पढ़ के या तो यहाँ पढ़ लेंगे या वहां पढ़ लेंगे। क्या मेरी ये बात भी समझ में आ गई? और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मुद्रास्फीति है तो रेपो रेट को क्या किया जाए, रिवर्स रेपो रेट को क्या किया जाए, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। इसके बाद में हमारी जो अगली यूनिट है, 4 यूनिट में, इकोनॉमिक्स के सिलेबस को टोटल 4 यूनिट्स में बांटा है। पहली यूनिट में हमारे 3 टॉपिक्स दे दिए, राष्ट्रीय आय, उपभोग फलन और मुद्रास्फीति। बच्चा एक चीज और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय में पिछली बार एक ही क्वेश्चन दिया हो तो हमें इस बार भी एक ही देगा, हो सकता है इस बार 2 दे दे। पर ये पक्का है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। कोई भी टॉपिक स्विच नहीं, मतलब रोकेगा नहीं, हटाएगा नहीं कि भाई इस टॉपिक को छोड़ दो। तीनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पक्कम पक्का क्वेश्चन आने वाले टॉपिक है। ओहो, बहुत ही प्यारा टॉपिक। ये हमारी यूनिट 2 चल रही है। ये हमारी कौन सी यूनिट है? यूनिट 1 है और ये यूनिट 2 है। कुछ भी हो जाए, मांग और पूर्ति में से क्वेश्चन आए बिना नहीं रहता है। और उसी के साथ में ये जो लोच लिखा हुआ है ना, ये लोच किसकी है? मांग और पूर्ति की ही लोच है। अब मैं मांग पूर्ति क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन अप्रोच वाले हैं, परंतु ये वो चीज है जिसको अगर हम समझ लें तो हम ये कहते हैं जो तेरी इच्छा हो वो पूछ ले। आंकड़ों में तो हम ये दुआ करते हैं भगवान 2021-22 का ही पूछे, भगवान 20-21 के ही पूछे, अगर 15-16 का पूछ लिया तो हमें नहीं आएगा। पर ये जो मेरा सिलेबस है ना, राष्ट्रीय आय समझ लो या उपभोग फलन पूछ लो या मांग पूर्ति लोच, ये वाला टॉपिक, यहाँ पे तो हम एग्जामिनर को चैलेंज देते हैं कि तेरे मन में आए जो पूछ ले। हमारी तैयारी परफेक्ट है। अब देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से। जैसे मैं आपको बोलूं बारिश आ रही है, सामने समोसे की दुकान है, मुझे समोसे नहीं खाने थे पर बारिश आई, मौसम अनुकूल हो गया तो मैंने समोसे ले लिए। तो मांग को किसने प्रभावित किया? मौसम ने।
जलवायु करती है सर्दियों में गर्म कपड़े, ठीक है। इसी के साथ में यदि मैं आपको बात करूं कि कीमत, महंगी कोई चीज हो गई तो हम कम खरीदेंगे, कीमत कम हो गई तो ज्यादा खरीदेंगे, इस तरीके से। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से प्रभावित करने वाले तत्व, फलन, मांग का नियम, पूर्ति का नियम, जो नियम है उनके बारे में, और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट होता है वो कहीं ना कहीं ये है, मांग व मांग मात्रा में अंतर, या पूर्ति और पूर्ति मात्रा में अंतर, पूर्ति वक्र पे कोई बिंदु का सरकना, या मांग वक्र पे किसी बिंदु का सरकना, या मांग वक्र का विवर्तन होना, या पूर्ति वक्र का विवर्तन होना, यहां से क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा सरल टॉपिक है, पर अगर समझ में आ जाए तो मार्क्स हमारी मुट्ठी में। बड़ा टॉपिक है, टाइम भी लगता है, पढ़ाने में भी काफी समय लगता है। मैं ये नहीं कहती कि 2-2 घंटे में पूरा होने वाला टॉपिक है, नहीं होता है, अच्छा खासा टाइम लगता है। इसके बाद में देखो उसने क्या लिखा है यहाँ पे, केवल और केवल लिख दिया उपभोक्ता संतुलन। देखो कितना, मतलब इसने इकोनॉमिक्स का सिलेबस है ना, दिखने में तो पिद्या सा कर दिया, 4 यूनिट में बांट दिया, पर लिटरली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, विस्तृत कर दिया। और मैं ये मानती हूँ कि जो 50 पेज या 30 पेज में या 20 पेज में इकोनॉमिक्स पढ़ा के बंद कर देते हैं, या मैं बंद कर देती हूँ, इसका मतलब मैं सच में आपको टॉपिक्स को डीप में नहीं पढ़ा रही। मैम डीप में क्यों पढ़ना है, हमें आवश्यकता है बेटा, इसलिए पढ़ना है। अब देखो हमारे यहाँ पे उपभोक्ता संतुलन की अगर मैं बात करती हूँ, या उपभोक्ता साम्य जिसे बोलते हैं, संतुलन बोल लो या साम्य बोल लो, बोथ आर सेम, ठीक है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखो एक ही बिंदु में कितने सारे टॉपिक्स जुड़ेंगे, और आप एक बार मेरे कहने से पुराने पेपर्स उठा के देखना, आपको यहाँ पे कई क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा गणनावाचक, सबसे पहले तो उपयोगिता ही पढ़ना पड़ेगा। उपभोक्ता के संतुलन में हमने उपयोगिता पढ़ना पड़ेगा, उपयोगिता के बाद में गणना वाचक दृष्टिकोण पढ़ना पड़ेगा। इस गणना वाचक दृष्टिकोण में ऐसे नहीं है मैम कोई बात नहीं पढ़ा दो, गणना वाचक दृष्टिकोण में हमें बहुत सारे नियम पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें जैसे कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता की परिभाषाओं को समझते हुए सीमांत उपयोगिता हास नियम, सीमांत उपयोगिता हास नियम पढ़ना पड़ेगा, सम सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ना पड़ेगा, सम सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ना पड़ेगा। एक और मैं आपको बताती हूँ, और ये मुझे बताते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि उपभोक्ता की बचत सिर्फ मैं पढ़ाती हूँ, और आप देखना क्वेश्चंस आते भी है। उपभोक्ता की बचत को पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए भी है, ठीक है। गणनावाचक के बाद में हमें यहाँ पे क्रमवाचक भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है समसीमांत उपयोगिता नियम में से क्रमवाचक, और क्रमवाचक में हम पढ़ेंगे उदासीनता वक्र, यानी तटस्थता वक्र। यार देखो एक सेकंड सोच के देखो, लिखा सिर्फ क्या है, एक शब्द, पर नियम कितने सारे हो गए ये, और इतने सारे पढ़ने के बाद में, पर बहुत आसान टॉपिक्स है, कोई जटिल टॉपिक्स नहीं है। समझते हो तो फिर आपको रिवीजन करने में भी जोर नहीं आएगा, सिर्फ पेज ही पलटोगे आप, क्योंकि अगर आपने इनके डायग्राम बनाने सीख गए तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। क्या यहाँ तक मेरी सभी बात समझ में आ गई? क्या आ गई हो तो एक बार थंब का निशान कर दीजिए, और मैं चलती हूँ अगली यूनिट की तरफ। अगली यूनिट है हमारी, अगली यूनिट, यूनिट नंबर 3। ओहो मैम, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ा दो प्लीज मैम, पढ़ा दो। यहाँ पर है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अंकगणितीय माध्यम, माध्यिका और मोड, यानी बहुलक। बहुलक मैथमेटिकल है, मीन मोड मीडियम जिसे हम कहते हैं। ध्यान रखना पिछली बार यूट्यूब पे भी बोली थी, मेरी क्लास में जो भी एप्लीकेशन लिया था स्टूडेंट्स ने वहां भी बोली थी, ऑफलाइन में भी बोली थी, और एक बार फिर बोल रही हूँ। बच्चा ध्यान रखना, यहाँ से लास्ट अगर पेपर की बात करूं
तो 3 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ इस एक टॉपिक में से यार, सिर्फ एक टॉपिक में से 3 क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पर मैंने कहा भी था कि देखो ध्यान रखना, इसकी जो थ्योरी होती है, हिंदी में क्या बोलेंगे थ्योरी को, मैंने कहा था कि इसकी जो थ्योरी होती है ना, वहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। थ्योरी का मतलब कि समांतर माध्य माध्यिका का संबंध, माध्य की विशेषताओं में से कोई क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, विचलन से कोई क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, बहुलक से कोई क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। यानी जो चीज मैं मैथमेटिकल समझा रही हूँ, बहुलक क्या है, जो संख्या बार बार आती है, जैसे मैं अगर कहूँ आपको 2 2 2 4 1, इस श्रृंखला में बहुलक क्या है, 2 है। इसी को व्याख्या के रूप में यानी शब्दों के रूप में भी पूछा जा सकता है कि बहुलक किसे कहते हैं, वह संख्या जो बारंबार आती हो या बार बार आती हो, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो केवल मैथमेटिकल पढ़ूं नहीं, जब मैंने यहाँ पे थ्योरी पढ़ाई थी तो बच्चों ने मुझे कहा भी था, आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा होगा मैम थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि थ्योरी में से भी क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। और आप देखेंगे कितने क्वेश्चन है, 3 है, ज्यादा समय भी नहीं लगता है, बहुत इजी टॉपिक है। अगर एक बार समझ में आ गया तो पक्का पक्का समझ में आ गया। प्रैक्टिस करते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस देती हूँ और उन क्वेश्चंस के साथ मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, और जब टॉपिक पूरा होता है तो समझ में आ जाता है। केवल हल्की सी जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए। फिर हमारा क्या है, बजट में घाटे की अवधारणा, बजट में घाटे की अवधारणा, यहां से भी आपका डेफिनेट एक क्वेश्चन है। छोटा सा टॉपिक है, जैसे अभी तक मैं आपको बोल रही हूँ ना, बड़े बड़े टॉपिक्स थे, अभी तक हमारे जितने भी टॉपिक्स पे मैंने चर्चा की थी, बड़े बड़े टॉपिक्स थे, एक लंबे लंबे समय पे खत्म होने वाले थे। ये घाटे की अवधारणा का टॉपिक मात्र 2 से 3 दिन में खत्म होने वाला टॉपिक है। बजट में घाटे के प्रकार, जैसे राजकोषीय घाटा हो गया, राजस्व घाटा हो गया, सामान्य घाटा हो गया, जहां से तो पिछली बार आपके क्वेश्चन देखने को भी मिला था, समझाया भी था आपको, ठीक है। और इस तरीके से आंकड़ा भी पूछ सकता है कि वर्तमान में राजकोषीय घाटा कितना है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। या पूंजीगत आय क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है, राजस्व आय क्या है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर क्या है, ये अवधारणा है, ठीक है। अब इसके बाद में मुद्रा की आपूर्ति के उपाय, ये तो भैया बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक दिन का टॉपिक है। एक दिन का मतलब मेरी एक क्लास का टॉपिक है, 1 1.5 घंटे का एक टॉपिक है। ध्यान रखना, ये टॉपिक वो है जहां पर, देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, आप लोग बहुत से कमेंट्स करते हैं, मेरे को वो दिखाई भी दे रहे हैं, मैं सबके जवाब क्लास के खत्म होने पे देके जाऊंगी, ठीक है। हाँ, आज सिर्फ सिलेबस डिस्कशन होगा, पूरी क्लासेस में आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सबसे पहले तो उसी पे चर्चा होगी। एक तरीके से सेमिनार है आज। और क्लास को कैसे देखें, क्लास बंद हो जाएगी तो वापस शुरू से स्टार्ट हो जाएगी। लाइव क्लास का मतलब है कि आपको ये क्लास एज ए रिकॉर्डेड भी मिलेगी। जैसे ही ये क्लास लाइव खत्म होगी, लाइव का बेनिफिट ये है कि आप कमेंट्स करके अपने क्वेरीज रख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। और जब लाइव क्लास खत्म होती है तो वो रिकॉर्डेड में अपने आप चली जाती है, आप एग्जाम तक उसको चाहे जितनी बार देखो। हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर करा दे, क्योंकि आपके हाथ में है कि आप अपने रिकॉर्डेड क्लास को कब देखते हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाओ और उसके बाद में हम आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करवा पाए। अब देखो, ये बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन चलता फिरता आ जाता है, डेफिनेट आता है। वो नहीं कि हमारी M1 M2 M3 M4, चुनिंदा 5 या 6 क्वेश्चन है जो यहाँ से बनते हैं, तो वहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो उसको भी हम देख लेंगे। अभी भी मैंने आपको बताया था, याद है कि मौद्रिक नीति वाली बात बताई थी, ये वो है, साख नियंत्रण और साख सृजन, क्रेडिट यानी साख नियंत्रण व साख सृजन के तरीके। यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे कि किस तरीके से व्यापारिक बैंक साख का निर्माण करते हैं, कि कैसे जमाएं आती है, कैसे वापस उधार दिया जाता है, उनके बाद में उसको वापस वो जनता को कैसे देते, कितने % कोष रखते हैं, साख गुणक क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। मैथमेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से आने की संभावना है। और यदि मैं बात करूं साख नियंत्रण के तरीके, तो इसमें हम वो सारे पढ़ेंगे, मात्रात्मक उपाय, गुणात्मक उपाय, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नैतिक दबाव। ध्यान रखना, डेफिनेट एक क्वेश्चन है।
और हम इसको मौद्रिक यानी मुद्रास्फीति में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम दोबारा अब देखते हैं इसी सिलेबस को, यानी एक टॉपिक को अलग अलग भाषा करके दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। और पक्कम पक्का एक क्वेश्चन है, अप्लाई क्वेश्चन आएगा कि मुद्रास्फीति है तो बैंक रेट क्या होगी, या बैंक दर बढ़ा देने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब बात करती हूँ मैं यहाँ की गरीबी, और मैं आपको बहुत, जिसे बोलते हैं ना, प्राउड करते हुए मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे वो भी है जिन्होंने पिछली बार ग्रेड सेकंड का कोर्स भी लिया था मेरे से। यहाँ पे जो आपको पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिला था वो एकमात्र मेरे नोट्स में से था। गरीबी का कुचक्र सिर्फ मैंने पढ़ाया था, और वहां से क्या था, ये क्वेश्चन था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जगह जो सिर्फ मैंने पढ़ाई और वहां से क्वेश्चन आ गया। हालांकि हम जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, हम अपने आप को कुछ दिनों में स्मार्ट मानने लग जाते हैं। आज तो आपको मेरी हर बात पे ट्रस्ट है कि मैम जो बता रही है बस मैं वो पढ़ूंगा, पर कुछ दिन बाद में जैसे ही आप उन लोगों के कांटेक्ट में आते हो जो पिछले 4 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 4 बार पेपर दे चुके हैं, और कहीं ना कहीं आप उनको अपना मान लेते बस, और खुद भी अपने आप को ज्ञानी मानने लग जाते हो। और आप बोलोगे अरे यार इस दुष्चक्र से तो कभी क्वेश्चन नहीं आया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैडम ने ज्यादा पढ़ा दिया। मुझे एक चीज बताओ, मैं ज्यादा क्यों पढ़ाऊंगी? है क्या मेरे इस क्वेश्चन का जवाब? आप लोगों में से कई लोग बोल देते कि मैम आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाते हो। अरे ज्यादा क्यों पढ़ाऊंगी? तुमने तो जो एक अमाउंट दिया वो अमाउंट दे दिया ना मुझको। मेरा तो मन करेगा ना 20 दिन में क्लास खत्म करके पैसा लेके बैठ जाऊंगी मैं क्यों 100 घंटे पढ़ाऊंगी? क्योंकि मैं लास्ट में, जैसे आज मुझे मेरे पढ़ाए हुए पे प्राउड फील हो रहा है, वैसे मैं अपने पढ़ाए हुए पे प्राउड फील करना चाहती हूँ कि हाँ मैंने अपनी मेहनत करी थी, मैंने 100% दिया था। तो मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी टॉपिक को लेके अपने आप में ये अवधारणा मत बना लेना कि यार ये तो नहीं आएगा, मैडम ने तो ऐसे ही पढ़ा दिया। जो भी पढ़ाऊं ढंग से पढ़ लेना। बेरोजगारी में से भी, जो बेरोजगारी के हमारे जो प्रकार होते हैं, वहां से क्वेश्चन कई बार हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे मौसमी बेरोजगारी किसे कहेंगे, शिक्षित बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाएगी, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और वहां से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। एक बार पानी पी लेती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ बेरोजगारी में से भी आपके क्वेश्चन आते हैं और यहाँ के प्रकारों में से आते हैं। ध्यान रखना, ये इस समय का फेवरेट क्वेश्चन है। मैं आज ही मोस्ट लिख देती हूँ इसके ऊपर। जिस दिन क्वेश्चन कराऊंगी पढ़ाऊंगी वो तो अलग दिन है, पर मैं आज ही इसके ऊपर मोस्ट लिख देती हूँ, क्योंकि अभी आरपीएससी को ये जगह फेवरेट लग रही है और यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। इनफैक्ट गरीबी में से आपको बता देती हूँ मैं, एक और है हमारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ऑफलाइन में एक बैच था, पढ़ाने लगी थी, बोला था मैडम क्या करोगे पढ़ा के, ये है ही नहीं सिलेबस में। अरे बच्चा नहीं है तो फिर क्वेश्चन कहाँ से आ गया? तो इस तरीके से कई बिंदु ऐसे हैं जहां पे हम पढ़ाते हैं, उनको आप उतना ही वेटेज देंगे, उतनी फोकसली पढ़ेंगे, ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। मानव विकास यानी एचडीआई और पीक्यूएलआई, ये ध्यान रखना, यहां से भी गिना चुना अप्रोच लेता है वो कि एचडीआई के आयाम कौन से हैं, भारत की रैंक कौन सी है। इस बार ग्रेड थर्ड में उसने बहुत शानदार क्वेश्चन पूछ लिया जिसने सबको हिला दिया है, क्योंकि वो प्रश्न अस्पष्ट है। यूएनडीपी के अनुसार पूछ रहा है या हमारी भारत में जो कैलकुलेशन हुई है उसके अनुसार पूछ रहा है कि शीर्ष स्थान पे कौन सा है। हालांकि हमेशा केरल रहता है, पर यहाँ पे अलग अलग होने के कारण विरोधाभास हो गया है उस क्वेश्चन के अंदर। तो जब वो आंसर की आती है, अधीनस्थ बोर्ड क्या मानता है, उसके ऊपर अपन उसका प्रत्युत्तर करेंगे क्या है ये सतत विकास। ये फिर से एक छोटा सा टॉपिक है, हमारी आर्थिक समीक्षा में से ये टॉपिक लिया गया है। सतत विकास का टोटल कितने गोल्स होते हैं, शीर्ष पे कौन है, लास्ट पे कौन है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एग्जाम के एक दिन पहले मैंने इसके 1 या 2 पेज टेलीग्राम पे डाले थे और मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि वहां से एक क्वेश्चन पक्का था।
तो यहाँ से भी हमारा एक प्रश्न आ ही जाता है। इसके बाद में हरित लेखांकन, ये तो बिल्कुल चिन्ना सा टॉपिक है, चिन्ना सा मतलब बहुत छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पे मेरे पास पढ़ाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अगर मैं एग्जाम अप्रोच को यानी ग्रेड 1 को लेके चलती हूँ इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन को, तो वहां पर भी यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं इस चिन्ह से टॉपिक में से कवर हो जाते हैं कि हरित लेखांकन का कहते किसको है। लगभग वहीं से क्वेश्चन उठ के आ जाता है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और कुछ भी हो जाए, ये इसके आगे मैं फिर से मोस्ट लिख रही हूँ, क्योंकि कुछ भी हो जाए नीति आयोग में से डेफिनेट एक क्वेश्चन है। गवर्निंग काउंसिल जो हम जिसे कहते हैं, ऑलमोस्ट वहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है हर बार। आपको भाषा क्वेश्चन एक ही आ रहा है इसमें से, बस वो आपको कहाँ उलझा रहा है, भाषा में उलझा रहा है। तो यहाँ पर आज अपन ने देखा कि हमारे ग्रेड सेकंड ये यूनिट 3 हो गई, और ये हमारी यूनिट कौन सी हो गई, 4 हो गई, चौथी यूनिट हो गई। इस प्रकार से अर्थशास्त्र के पूरे सिलेबस को 4 यूनिट्स में बांटा गया है, और 4 यूनिट के थ्रू हम पूरा छोटे छोटे क्या बोलेंगे सब टॉपिक्स में बांटा गया है। और कल से जब हमारी क्लास शुरू होगी तो मैं कोई नया टॉपिक नहीं, मैम पहले नए टॉपिक जुड़े उनको पढ़ा दो, पहले पुराने टॉपिक को पढ़ा दो, नहीं। हम डे 1 पे जो पहला टॉपिक है वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले हम सामान्य चर्चा करेंगे, देन आफ्टर हम राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, टॉपिक टू टॉपिक यानी सिलेबस को आधार मान के पढ़ेंगे, जिससे हमें समझ में आए कि हम कहाँ पर चल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो मिलते हैं कल की क्लास में। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो। जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ, कोई क्वेश्चन है, कोई भी बात है तो मुझसे अब पूछो आप लोग। और क्या नहीं बनना आप लोगों को, ये भी बता देना। आप इसे अपनी जो कॉपी है उस शुरुआत वाली कॉपी में अपने नोट्स मेंटेन करो, अपनी एक कॉपी मेंटेन करो, नोट्स कॉपी जिसे कहते हैं। मैम आप बहुत अच्छे हो। अच्छा, थैंक यू। महिमा भी मैम, बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू यार, बड़ाई करते हो मुझे अच्छा लगता है, नो डाउट, है ना। और एक कॉपी मेंटेन करेंगे, फर्स्ट पेज पे आप पूरे के पूरे सिलेबस को लिखेंगे, जिससे हमें ये पता रहेगा कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया। आप पूजा, जैसे ये क्लास बंद होगी थोड़ी सी देर बाद में ये अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डेड वाले कोर्स में, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। कितने, ओहो अमित, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, कितने पेज का रजिस्टर लाए? पेज इतना लिया ना इकोनॉमिक्स का, तो अब इतना कितना मुझे भी नहीं पता। वो वाला लेके आना जिसमें हम पेज बाद में और डलवा सकते हैं, ठीक है। चलो, बढ़ाई हो गई हो पूरी। अब वो 100 150 200 पेज का मुझे नहीं पता, अब तो ले आना बस। हाँ, वेरी गुड, हमें ज्ञानी नहीं बनना है ना। जैसा हम बोले वैसा पढ़ लेना, बहुत पढ़ लेना। फिर आप सोचते हो मैडम ने, अच्छा कई बच्चे सोचते बस मैम ने इतना ही पढ़ा है, मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी पढ़ लूं। मेरी एक बात को मोस्ट करके ऊपर लिख लो। मेरी एक नहीं, मैं भी पूछती थी जब बच्चा, मैं जब स्टूडेंट थी मैं भी पूछती थी कि सर कितना मोटा पेज, मतलब कितना मोटा रजिस्टर लेके आओ, कि भाई आप कितना लिखवाओगे, नो डाउट मैं भी पूछती थी, है ना। कई बार तो मैं एक रजिस्टर ले जाके सर को बोलती थी कि सर इसको कितने भागों में बांट दूं, 2 भागों में बांट दूं या 3 में बांट दूं। तो ये क्वेश्चन है। मिसिंग ऑफलाइन क्लास, नहीं मुझे याद नहीं आती ऑफलाइन क्लास की, मुझे ऑनलाइन में ज्यादा अच्छा लगता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और मैं क्या बता रही थी आपको, तो मिलते हैं कल की सिस्टमैटिक प्रॉपर क्लास में। और प्रिय स्टूडेंट्स, हमारे कोर्स को अपने दोस्तों को, भाई लोगों को भी बताओ, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें भी इकोनॉमी फायदा होना चाहिए, क्योंकि आज हमें जब फायदा होगा तो हम उसी फायदे से आपको यूट्यूब पे जो क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, जो महायज्ञ कराते हैं, वो कराएंगे, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं हमारे कोर्स के ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, कोई भी जाओ, कहीं भी जाओ, अच्छा कोर्स ले लिया कि एसएसटी पॉइंट का बहुत अच्छा है, ले लो। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। एक चीज और, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। चलो कॉल नंबर तो मैं कल दूंगी आपको, है ना, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी आपके एप्लीकेशन पे नंबर अपलोड है, आप वहां से भी कॉल कर सकते हैं, रवि से बात कर सकते हो, और हमारे एक नए नंबर आपको आज या कल में मिल जाएंगे, तो कोई भी परेशानी होने पे आप वहां भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू, बाय बाय। Super Selection Team, your success partner.